स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रायश्चित नामक कहानी पढ़ाई थी व समझाई थी और पत्र लेखन के विषय में पढ़ाया था। और आज के वीडियो में मैं आपको एक कविता पढ़ाऊंगी। बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखिए। क्या आप जानते हो ये किसका चित्र है? ये द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी का चित्र है। इनका जन्म 1 दिसंबर 1916 को उत्तर प्रदेश आगरा में हुआ था। इन्होंने कविता के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया है। आज हम लोग इनकी कविता इतनी ऊंचे उठो का सस्वर वाचन करेंगे और उसका भावार्थ समझेंगे। तो आइए बच्चों, कविता को पढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्या है? पहला गद्यांश है, इतनी ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है, देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से सिंचित करो धरा, समता की भाव वृष्टि से, जाति भेद की धर्म वेश की, काले गोरे रंग द्वेष की, ज्वालाओं से जलते जग में इतनी शीतल बहो कि जितना मलय पवन है। अब देखिए, इस कविता को इन्होंने समझाते हुए कहने का मतलब हमारे समाज में जो आज समानता नहीं है उसके विषय में इन्होंने समझाया है। आइए इसका भावार्थ समझते हैं बच्चों। देखिए ये क्या दिया है भावार्थ कि प्रस्तुत पद्य पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हमें नए समाज निर्माण में अपनी नई सोच को जाति, धर्म, रंग, द्वेष आदि जैसी भेदभाव से ऊपर उठकर सभी को समानता की दृष्टि से देखना चाहिए। यानी तुम छोटे हो, तुम बड़े हो, तुम काले हो, तुम गोरे हो, इन सारी भावनाओं का त्याग कर देना चाहिए और सभी के प्रति समान भाव रखना चाहिए। जिस प्रकार वर्षा सभी के ऊपर समान रूप से होती है, उसी प्रकार हमें भी सभी के साथ समान रूप से पेश आना चाहिए। यानी वर्षा कभी भी भेदभाव नहीं करती है, सभी के लिए समान बरसती है। उसी तरह हमें भी सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। हमें नफरत की आग को समाप्त कर समाज में मलय पर्वत से आने वाली हवा की तरह शीतलता और शांति लाने का प्रयत्न करना चाहिए। देखिए, जो दक्षिणी हवा होती है उसको मलय पवन कहते हैं। तो बच्चों, हमें हमेशा सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हमारे अंदर की मानवता को मरना नहीं चाहिए। हमें कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। सभी से समान रूप से प्रेम करना चाहिए और सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। देखिए, जो कविता होती है उसका पद्यांश होता है और जो कहानी, उपन्यास, नाटक होता है उसको गद्यांश कहते हैं, गद्य कहते हैं। और जो कविता होती है उसको पद्य कहते हैं और उसके एक भाग को पद्यांश कहते हैं। तो अगला पद्यांश क्या है बच्चों? नए हाथ से वर्तमान का रूप संवारो, नई तूलिका से चित्रों के रंग उभारो, नए राग को नूतन स्वर दो, भाषा को नूतन अक्षर दो, युग की नई मूर्ति रचना में इतने मौलिक बनो कि जितना स्वयं सृजन है। अब देखिए, आइए इसका भावार्थ देखते हैं। देखिए भावार्थ क्या दिया हुआ है। कवि कहता है, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि नए समाज के निर्माण में हमें आगे बढ़कर अपनी कल्पनाओं को आकार देकर उन्हें वास्तविक जीवन में लाने का प्रयत्न करना चाहिए। कहने का मतलब हमारी जो कल्पनाएं हैं उनको क्या करना चाहिए? उन्हें साकार करना चाहिए वास्तविक जीवन में। कहने का मतलब हमारे विचार तो बहुत उच्च हैं, हम सोचते तो बहुत अच्छा कि सभी का भला करें, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन वास्तविक रूप से हम ऐसा नहीं करते हैं। तो हमारे जैसे विचारों में उच्चता होती है वैसा ही हमको आचरण भी करना चाहिए। यानी विचारों के अकॉर्डिंग ही हमको आचरण करना चाहिए। जिस प्रकार कोई कलाकार अपनी कुची से अपने चित्रों में रंग भरता है और जिस प्रकार संगीतकार अपने नए राग में स्वरों को पिरोता है, उसी प्रकार हमें भी अपने समाज को
नया रूप देने के लिए सृजनात्मक बनना होगा। कहने का मतलब जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे, जब तक कोई कार्य नहीं करेंगे, तब तक कोई भी कुछ परिवर्तन नहीं होगा, कुछ भी सृजन नहीं होगा। यदि हम उसको कार्य में परिणत करेंगे, केवल सोचने से ही कुछ नहीं हो जाता है, बल्कि जब हम उसको अपने काम करेंगे उस पर, जैसे मैंने कोई सपना देखा, कोई कल्पना की, उसको केवल सोच लेने से ही पूरा नहीं हो जाएगा। जब हम उसकी क्षेत्र में, उस क्षेत्र में प्रयास करेंगे, उसको करेंगे, तभी वह कार्य हो पाएगा, समाज में कुछ परिवर्तन हो पाएगा। उसी प्रकार जिस प्रकार कलाकार अपनी कुची से रंग भरता है, संगीतकार नए राग में स्वरों को पिरोता है, उसी प्रकार हम जब कुछ करेंगे अच्छा, तभी समाज में सृजनात्मकता आएगी। और फिर क्या होगा, सृजन को हमें अपने अंदर मौलिक रूप से ग्रहण करना होगा। एक तो हमें किसी की नकल नहीं करनी, मौलिक रूप से ही हमको ग्रहण करना है सृजन। अब आगे देखिए अगला पैराग्राफ क्या है बच्चों, अगला पद्यांश क्या है, लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है, जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही द्वैतक है, तोड़ो बंधन रुके न चिंतन, गति जीवन का सत्य चिरंतन, धरा की श्वासत प्रवाह में इतने गतिमय बनो कि जितना परिवर्तन। आइए इस पद्यांश का अर्थ जानते हैं, भावार्थ समझते हैं बच्चों। क्या दिया है कि कवि कहता है कि हमें अपने अतीत में बुरी घटनाओं को छोड़कर केवल अच्छी बातों को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि ये अच्छी याद या घटनाएं ही हमारे भविष्य का निर्माण, यानी हमारे भविष्य के निर्माण में हमारे काम आएंगी, जबकि बुरी घटनाएं हमें सदैव पीछे की ओर ही खींचेंगी। देखिए समाज में यदि आपको किसी की जरूरत पड़ी और आपकी मदद किसी ने नहीं की, और उसको भविष्य में कभी जरूरत पड़ी तो आप उसकी मदद नहीं करोगे, तो बताओ आप में और उसमें क्या अंतर रहेगा। समाज में कोई परिवर्तन, कोई उन्नति होगी ही नहीं। उसने आपकी मदद नहीं की तो आपने भी नहीं की। तो कवि का कहना ये है कि कभी भी हमें पुरानी बातों को याद नहीं करना चाहिए, पुराने आचरण को भूल जाना, यानी पुरानी यादों को छोड़कर एक नए नव निर्माण करना चाहिए, अच्छे भविष्य का निर्माण करना चाहिए, पुरानी बातों को भुला देना चाहिए, क्योंकि पुरानी बातें और घटनाएं हमें हमेशा पीछे ही खींचेंगी, इनसे हमारा विकास अवरुद्ध हो जाएगा। और कभी कहता है कि जिस तरह से परिवर्तन सदैव होता रहता है, कोई भी देखिए परिवर्तन शाश्वत नियम है, सृष्टि का शाश्वत सत्य है परिवर्तन। आज जो है वो कल नहीं होगा, जो कल है वो परसों नहीं होगा, परिवर्तन निरंतर चलता ही रहता है। तो कभी कहता है कि जिस तरह परिवर्तन सदैव होता रहता है, उसी प्रकार हमें भी सभी बंधनों को तोड़कर हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि आगे बढ़ना ही जीवन है। अगर आप रुक गए तो आपका जीवन भी रुक जाएगा, इसीलिए सदैव आगे बढ़ते ही रहो। अब देखिए इसका पद्यांश, अगला पद्यांश देखते हैं बच्चों। अगले पद्यांश में क्या लिखा है, चाह रहे हम इस धरती को स्वर्ग बनाना, अगर कहीं हो स्वर्ग उसे धरती पर लाना, सूरज चांद चांदनी तारे सब है प्रतिपल साथ हमारे, दो कुरूप को रूप सलोना, इतने सुंदर बनो कि जितना आकर्षण है। आइए बच्चों इसका भावार्थ समझते हैं। कवि क्या कहता है इन पंक्तियों के माध्यम से। कवि कहता है कि यदि हम धरती को स्वर्ग की तरह सुंदर बनाना चाहते हैं, तो हमें अपनी कल्पनाओं को मूर्त रूप देते हुए, यानी साकार करते हुए अच्छाइयों को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। कहने का मतलब विचार तो हमारे बहुत अच्छे हैं, सपने भी हम बहुत अच्छे अच्छे देखते हैं कि हमारे सपनों का भारत ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, पर हम कार्य कुछ नहीं करते हैं। सपनों को साकार करने के लिए हम कोई भी प्रयत्न नहीं करते हैं।
तो क्या कहता है कवि कि हमें अपनी कल्पनाओं को मूर्त यानी कहने का मतलब साकार रूप देना चाहिए, अच्छाइयों को लेकर आगे बढ़ना चाहिए, बुराइयों का त्याग कर देना चाहिए और हम अपने समाज को सभी बुराइयों से ऊपर उठाकर एक खूबसूरत समाज की रचना कर सकते हैं। कहने का मतलब हम अपनी बुराइयों को त्याग कर अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। यदि हमारे अंदर बुराई है तो कैसे कोई हमें अपना आदर्श मानेगा, हमारे अनुसार आचरण करेगा। हम अगर हमारे अंदर बुराई है तो हम किसी और को कैसे रोक सकते हैं बुरे कर्म करने के लिए। पहले हमें स्वयं की बुराइयों को मिटाना होगा, तभी हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। फिर क्या है, कभी कहता है कि हमें अपनी सोच और भावनाएं सदैव अच्छी रखनी चाहिए। ये नहीं, अब जैसे नेता लोग हैं, पहले कहते हैं कि हम ये करेंगे देश के लिए, ये करेंगे, इसका दुख दूर करेंगे, उसको मकान दिलाएंगे, ये, लेकिन जैसे ही कुर्सी मिल जाती है वैसे ही वह सब भूल जाते हैं। उनकी सारी अच्छाइयाँ पता नहीं कहाँ छुप जाती हैं और पैसे के लालच में इतना डूब जाते हैं कि वे सब कुछ भूल जाते हैं। तो कवि का कहना ये है कि अपनी सोच और भावनाएं सदैव अच्छी रखो, उनमें कोई परिवर्तन ना हो, जिससे एक सुंदर समाज की रचना होगी और वह समाज सदैव विकास की ओर बढ़ता रहेगा। जिस प्रकार हम किसी आकर्षण की ओर खींचे चले जाते हैं। कहने का मतलब यदि आप अच्छे समाज का निर्माण अच्छे बनकर करते हो तो उसकी तरफ आकर्षित सभी लोग होंगे। उसका आकर्षण इतना तीव्र होगा कि सारे लोग उसकी ओर आकर्षित होकर खींचे चले आएंगे। उसी प्रकार अच्छी सोच के साथ हमें खुद को भी आकर्षक बनाना चाहिए। खुद का व्यक्तित्व भी इतना उज्जवल होना चाहिए कि हर कोई हमें देखकर हमारी तरफ आकर्षित हो जाए। अब जैसे देखिए कोई गुरु लोग हैं, समाज सुधारक होते हैं, इतने अच्छे काम करते हैं समाज में, जिनके पीछे पीछे लोग दौड़े चले जाते हैं। तो हमें भी उसी तरह से समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। अब इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है, आइए बच्चों जानते हैं कि ये कविता जाति, धर्म, रंग भेद जैसी रूढ़िवादी परंपराओं की जकड़ से निकलकर, यानी उसकी जकड़न से, उसके बंधनों से निकलकर नए मौलिक विचारों को अपनाने का प्रयास करने की बात करती है। ये कविता हमें जाति, रंग आदि सभी भेदभावों को, रूढ़िवादिता को समाप्त करके नए मौलिक विचारों को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। ऐसे विचार जो समाज को अतीत की परछाइयों से निकालकर वर्तमान के उजाले की ओर ले जाए, जिससे धरा का पुनर्निर्माण हो और वह स्वर्ग सी सुंदर बन जाए। तो बच्चों, इस कविता को ध्यान से पढ़ना, समझना और इसके भावार्थ को भी याद करना और कॉपी पर लिखना। तो बच्चों, ये तो कविता थी और उसका भावार्थ था। अब आइए देखते हैं आज की एक्टिविटी में आपके लिए क्या है। आज की एक्टिविटी में है, जो कविता मैंने आपको पढ़ाई है उस कविता को कंठस्थ करो, यानी याद करो, पूरे हाव भाव के साथ उसका सस्वर वाचन करो। अब आइए देखते हैं आज के क्लास वर्क में क्या है। आज के क्लास वर्क में है, जो कविता मैंने आपको पढ़ाई है उससे हमें क्या सीख मिलती है, उसको कॉपी पर लिखो। अब आइए देखते हैं आज के होमवर्क में आपके लिए क्या है बच्चों। होमवर्क में जो वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया है, समझाया है, उसको ध्यान से देखो, समझो, पढ़ो, लिखो और याद करो। कोई समस्या हो मुझे फोन करो, मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगी। धन्यवाद।